हम करें, प्रकृति का नियम ये कह रहा है कि हर इकाई अपने विस्तार को हस्तक्षेप नहीं चाहती। हर इकाई अपने विस्तार में हस्तक्षेप नहीं चाहती। एक बीज भी अपने विस्तार में होना चाहता है। एक पशु को आप रखेंगे, उसको भी अपने विस्तार की जरूरत है। तो हम यदि खेत में पौधों के विस्तार को देख लें तो विस्तार क्या होता है? एक बीज तो हमको आम का छोटा सा दिखता है, लेकिन जब खेत में 40 साल में वो अपना आकार लेगा तो बहुत बड़ा लेगा। अब यदि हमने उस दूसरे पौधे को उसके नजदीक लगा दिया तो जब वो बड़ा आकार लेगा उसका अस्तित्व खत्म। तो क्या करेंगे हम? उसका जितना आकार है उतने आकार के बराबर जगह उसको छोड़ देंगे। मतलब एक पौधे का आकार कितना बना? मान लिया 20 फुट इधर और 20 फुट इधर, कितना आकार बना? 40 फुट। तो उसका 20 फुट तो इधर है ही है, 40 फुट और छोड़ेंगे। क्या समझ में आया? 40 फुट और तब उसको लगाएंगे। तो अब जड़ से लेकर जड़ तक की कितनी दूरी हो जाएगी बताओ? 80 हो जाएगी। 80 हो जाएगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिस्टेंस। ताकि उसको जमीन खाली रह जाएगी आपके जहाँ हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि जो वो पौधे की मैं बात कर रहा हूँ, जो वो पूरे विस्तार में आता है तो 10 कुंटल फल देता है, और यदि उसके बीच में 4 पौधे और लगा दिए तो 1-1 कुंटल दे के 4 कुंटल पे लग जाए। हम यदि प्रकृति के सिद्धांत को समझकर चले थे तो सिद्धांत क्या था? एक खेत में अनेक फसल हमेशा लगती रहे। हम पहुंच कहाँ गए? हम किसी खेत में 10 साल के बाद मोनोक्रॉपिंग में पहुंच गए, किसी खेत में 20 साल के बाद मोनोक्रॉपिंग। जैसी मोनोक्रॉपिंग आएगी बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन यूज होते हैं? पूरा अनाज दाल तेल पर सारी फसलों का एक दूसरे के लिए कंपेन है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। बहुत बड़ा विज्ञान नहीं। ये जो हमने कहा ये जड़ वाली इसको देती है, ये जड़ वाली इसको देती है, वो सारी ही एक दूसरे को देती है। उसमें कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो प्रकृति का सिद्धांत है। उसमें आदमी ढूंढता रहेगा कि इसकी जड़ ने इसको क्या दिया, तो वो उसको खोजने की जरूरत नहीं है। हमको उसके होने के विज्ञान को समझना है। जमीन के अंदर जड़ों की संरचना ऐसे आपस में उलझी रहती है। अब वो परस्परता में किसको क्या देती है, उनको अपनी भाषा में कोई हार्मोन्स कहेगा, कोई मिनरल्स कहेगा, कोई एलिमेंट्स कहेगा, कुछ भी कहें, लेकिन वो करती पोषण ही है एक दूसरे को। वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती, पोषण करती है। वो पोषण से ही पूरकता स्पष्ट होती है। मूल बात थी कि दूरी का गणित समझना है या दूरी का नियम समझना है। समझने की वस्तु नियम है, अपनाए जाने की वस्तु गणित है। हम नापतोल करेंगे तो गणित से, और समझेंगे तो नियम से। ये दोनों चीजें अलग है। जैसे आप और हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं, और इसी को अब 10 मीटर दूर कर दो, बात करेंगे क्या? नहीं करेंगे, अच्छा ही नहीं लगेगा। और फिर अभी आप अपने आप बैठ के आएंगे, कैसा लगेगा? फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। एक निश्चित दूरी है बात करने के लिए, एक निश्चित दूरी है जीने के लिए। उस दूरी को यदि कम और ज्यादा करते हैं तो विरोध खड़ा होता है। या ऐसा बोला जा सकता है कि विरोध के कारण ही दूरी का हमने गणित बिगाड़ दिया है। जैसे एक बस के अंदर पहले 50 आदमी बैठते थे, हमने टेक्निक लगाई व्यापार विधि से तो कितने कर दिए? 70 कर दिए। अब यदि मौका लगेगा तो डबल डेकर कर देंगे। ये क्यों किया हमने? व्यापार के लिए हाँ। तो सुविधाओं को हमने व्यापार में बदला है, सुविधाओं को हमने क्या किया? लाभ के अवसर में बदला। इसलिए दूसरे की तकलीफ में अपने लाभ का अवसर दिखने लगता है। तो जितने लोग ज्यादा बीमार होंगे, मरेंगे, उतने अस्पताल खुलेंगे। लेकिन क्या इस पर विचार होता है कि हमने खान पान और प्रकृति के विरोध में जो काम किया है इसको ठीक करना है? किधर ध्यान जाता है? हम प्रकृति की व्यवस्था की ओर जिए, कैंसर के कारण को समझें, महामारियों के कारण को समझें, या हॉस्पिटल खोलकर दवाइयों की खोज करें? आप बताओ क्या ठीक लगता है? सोल्यूशन निकाल। ताकत कहाँ लग रही है? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। क्योंकि जैसे जैसे हमारी बीमारियां कम्प्लेक्सिव होती जाती हैं, आपस में उलझती हैं, तो हमको क्या लगता है हम अलग अलग अस्पताल में ना जाकर एक ही मिल जाए। ये मॉल कल्चर क्या था?
अलग अलग दुकान से सामान मिलता था। फिर पता लगा मुझे तो एक ही जगह। हाँ कुछ सामान मेरी कल्पना में होते हैं लेकिन मुझे स्पष्ट नहीं होते। तो मॉल वो जगह है कि जहाँ मैं अपनी आवश्यकताओं की खोज में जाता हूँ और मेरी कल्पनाशीलता में बैठे हुए बीज भी वहाँ उगकर नई कल्पना आवश्यकता बन जाते हैं और फिर जेब को कटवा के हम घर को मुझे जो जरूरत थी मैं उससे भिन्न कुछ सोच लिया। तो इसलिए मुझे अपनी मानसिकता में वास्तविकता को निश्चित करना, किस वास्तविकता से मेरा जीना होगा। धरती की उर्वरता से मेरा संबंध है, पेड़ पौधों की बीज परंपरा से मेरा संबंध है, पशु पक्षियों की वंश परंपरा से मेरा संबंध है और मनुष्य जाति के साथ मेरा संबंध है। तो पूरी धरती के साथ जीने की जो वास्तविकता है वो मेरे विचार में यदि आ गई तो मेरी भाषा में आ जाएगी, कर्म में भी आ जाएगी, परिणाम में भी आ जाएगी। अब मेरे विचार में ही नहीं आई। अब बोलने में कुछ का कुछ है, शब्दों का खेल है, करने में कुछ है नहीं, करना कोई चाहता नहीं। विगत समय में तो देश में ऐसा हुआ है, जो काम करने वाला आदमी है वो छोटा आदमी है, जो काम नहीं करता है वो बड़ा आदमी है। ये हमने सम्मान दिया है। ऐसा सारी पुस्तकों में भरा पड़ा है। यही दिखाया जाता है जो मैनेजर है वो बड़ा है, जो वर्कर है वो छोटा है। काम कौन सा करता है? वर्कर। वर्कर का सम्मान किया क्या हमने? फंस गई सारी गाड़ी। जो समाज श्रम का सम्मान नहीं करेगा, जो समझ का सम्मान नहीं करेगा और पैसे का सम्मान करेगा, वो डूबेगा कि बचेगा? सम्मान किसका करना था? श्रम का सम्मान। श्रम का सम्मान करते तो श्रमिक के लिए श्रमिक छोटा आदमी होता, वो तो मेरा हाथ पैर है, उसका मुझे ख्याल रखना। बहुत गौर करके देखोगे तो मनुष्य के द्वारा ही यह संतुलन पैदा किया गया। एक आदमी की पगार क्या है और एक दूसरे आदमी की पगार क्या है और तीसरे आदमी के पास कितना धन है, इसका कोई छोर नहीं है, कोई स्केल नहीं है। और बड़ी बात यह है कि जिसने सारी धरती का धन इकट्ठा करके भी अपने पास रखा है, वो भी ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं सुखी हो गया या मैं संतुष्ट हूँ। प्रॉब्लम इस बात की है कि धन में सुखी यदि नहीं हो रहे हैं तो सुखी होने का कोई और आधार तो तलाश किया जाए। तो जो निवेश की वस्तु है, जिसको बार बार हम जिक्र करते हैं, मनुष्य के जीने में निवेश की जो वस्तु है वो तन मन धन तीनों है। कितना है? तन भी है, मन भी है, धन भी है। मन का मतलब क्या है? समझना। तन का मतलब क्या है? मेहनत करना। और धन का मतलब क्या है? सुविधाओं के साथ उसको पूरा करना। तो जो धन है वो सुविधा और वस्तु के रूप में होता है। मान लिया मेरे पास में काम करना है मुझे और मशीन नहीं है तो मैं मशीन को बढ़ा दूं, ठीक हो गया। लेकिन अभी मैं छोटी सी एक चर्चा करें आपके साथ में, तन मन धन में आप इसको सटीक अपने विचार करके देखो। तन मन धन में मन का मतलब क्या निकला? समझना। तन का मतलब क्या निकला? श्रम करना। और धन का मतलब क्या निकला? सुविधा और वस्तु के रूप में कार्य की गति को आगे बढ़ना। तो धन क्या? एक सुविधा है। मूल पूंजी तो दो ही हुई, मन और तन। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि यदि मन का काम समझना है तो इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इन तीनों, ये तीनों ही आवश्यकता है। मन, क्योंकि जब तक आप सही दिशा में काम नहीं करोगे तो काम ही बेकार हो जाएगा। तो हम कितना भी सोचें, सबका साझा उत्तर एक ही आता है कि मन ही महत्वपूर्ण है, समझना ही महत्वपूर्ण है। अब ये दुनिया से तुम बात करके देखो, कोई समझने को तैयार ही नहीं है। नहीं, आप छोड़ दो उसको, वो तैयार नहीं है, उसको छोड़ दो। प्रश्न ये है कि हमने लंबे समय तक के अभ्यास में समझने को महत्वपूर्ण मानते हुए भी हमारे ध्यान में कौन सा रहता ज्यादा? धन। तो जब हमने मानसिकता में धन बैठाया तो समझेगा क्यों? वो किस एंगल से बात सुनेगा? आओ चलो समझ पर चर्चा करें, वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। आओ चलो पैसे पर चर्चा, सुनेगा?